यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले जारी हैं। Su-34 मिग फाइटर जेट से ये हमले किए गए। ब्लैक सी से Kh-55 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। यूक्रेन पर 3 दिनों से जारी है रूसी बमबारी। इसके अलावा आज रात कीव में बड़े हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि आज रात एक बड़ा हमला कीव पर हो सकता है, यानी आज की रात कीव के लिए और भारी हो सकती है। पूरा यूक्रेन एक बार फिर रूस की बारूदी वर्षा से धधक उठा है। पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। रूस ने पहली बार एक ही दिन में 51 हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया है। 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और रूसी मिसाइलों की बरसात रुकी नहीं है। पुतिन ने जनवरी के महीने में ही कीव विजय का लक्ष्य तय कर लिया है। इसके लिए 19,000 जवानों की स्पेशल टुकड़ी कूच कर चुकी है। जीत सुनिश्चित करने के लिए रूस ने प्लान बी भी तैयार रखा है, यानी परमाणु हथियार भी तैनात किए जा चुके हैं। देखिए यूक्रेन में तबाही के वीडियो प्रमाण और पुतिन के कीव विजय ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। नए साल में पुतिन ने यूक्रेन का काल निश्चित कर दिया। बीते 9 दिन से यूक्रेन के 13 प्रांतों पर पुतिन के क्रोध की अग्निवर्षा हो रही है। रूस के बेलगोरोद शहर पर हमले के बाद से यूक्रेन धधक रहा है और यह आग अब पूरे यूक्रेन में फैलती जा रही है। 7 और 8 जनवरी को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में विनाशक अग्निवर्षा की और इससे राजधानी कीव का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। रूस ने कीव के कई इलाकों में कामिकाजी ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे एक इलाके में भीषण आग लग गई। 2 जनवरी के बाद एक बार फिर कीव को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई अपार्टमेंट खंडर में तब्दील हो गए। रूसी मिसाइलों के विस्फोट से कीव की जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। बड़े इलाके में आग लग गई। गाड़ियां और मकान तबाह हो गए। रूस ने 8 जनवरी को एक साथ यूक्रेन के 13 प्रांतों पर हमले किए और पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क जिले पर मिसाइल हमला किया। इस मिसाइल हमले में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। 4 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 8 जनवरी को रूस ने 2 बार पोक्रोवस्क पर हमले किए, जिससे बड़े इलाके में आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के निप्रो क्षेत्र पर कामिकाजी ड्रोन से हमला किया। एक साथ कई ड्रोन रिहायशी इलाके में गिरे। पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इलाके की 3 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। यूक्रेन के निप्रोपेत्रोवस्क क्षेत्र में रूस ने क्रूज मिसाइल हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का एक वेयर हाउस तबाह हो गया। रूस का दावा है कि वेयर हाउस में पश्चिमी देशों से मिले हथियार रखे गए थे। निप्रोपेत्रोवस्क के साथ साथ रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर भी मिसाइल हमले किए। इन हमलों में ज़ैपोरिज़िया के कई इलाकों में तबाही हुई। घायलों को इलाज के लिए बर्फीले मौसम में टेंट के अंदर फील्ड अस्पताल लाया गया है। रूस ने यूक्रेन के विनित्स्की क्षेत्र पर भी मिसाइल हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का एक हथियार गोदाम तबाह हो गया। मिसाइल विस्फोट से आसपास के इलाके में आग लग गई।
रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों तक यूक्रेनी शहरों पर हमले किए हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के लवीव शहर की हैं, जो हमलों से अछूता रहता है। लेकिन 8 जनवरी की रात लवीव भी रूस के हमलों से धधक उठा। यूक्रेन पर पुतिन के क्रोध की ज्वाला बरस रही है। मिशन कीव विजय को तेज करने के लिए पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन दहन हो रहा है। रूस ने यूक्रेन के पावर हाउस, अस्पतालों और हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। रूसी हमलों से यूक्रेन के 12 प्रांतों की बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। बीते 9 दिन से यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक और तीव्र हमले जारी हैं। 8 जनवरी को रूस ने यूक्रेन के कुल 108 इलाकों पर बमबारी और मिसाइल हमले किए। ये क्षेत्र है कीव, खार्किव, नित्रोपेट्रोव्स्क, क्रिविरी, लवीव, क्लेमेनेत्स्की, डोनेस्क, प्रोकोवोस्क, ज़ेपोरिज़िया, जियोर्जिएवका और आंद्रेयेवका। इन क्षेत्रों के कई इलाके रूसी ड्रोन और मिसाइलों का टारगेट बने हैं। रूस ने यूक्रेन के इन शहरों पर हमले के लिए कई तरह के अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे कामिकाजी ड्रोन, क्वाड कॉप्टर ड्रोन, आर्टिलरी गन, सुखोई और मिग जेट, KH-51 क्रूज मिसाइल, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, फैब 500 बॉम्ब से भी विध्वंसक हमले किए गए हैं। रूस की अग्निवर्षा ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी जारी है। रूस क्वाडकॉप्टर ड्रोन से बम गिराकर यूक्रेन मोर्चों को तबाह कर रहा है और इन हमलों में बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। रूसी टैंक और ड्रोन ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तबाही मचा रहे हैं और मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन तक विनाशक बनकर बरस रही हैं। रूस ने 8 जनवरी को 51 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि 10 किंजल मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई। रूस का दावा है कि यूक्रेन की 113 यूनिट हमलों में तबाह हुई हैं। रूस का लक्ष्य है कि जनवरी महीने में कीव पर सबसे बड़ा हमला करके जीत सुनिश्चित करना, और इसके लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रूस ने कीव पर हमले के लिए 19,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स तैयार की है। इस फोर्स को सूमी और चेरनीहिव में तैनात किया गया है। यूक्रेनी मोर्चों को तबाह करने के लिए मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। कीव का रास्ता साफ होते ही 19,000 सैनिकों की फोर्स कीव के लिए रवाना हो जाएगी। कीव विजय के लिए रूस ने परमाणु हथियार भी तैनात किए हैं। ये परमाणु हथियार रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में तैनात किए गए हैं। पुतिन ने कीव की जीत के लिए प्लान भी तैयार किया है। अगर यूक्रेन के मददगार देश रूस के सैन्य अभियान में अवरोध पैदा करते हैं तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अवदिव्का से अवदिव्का में यूक्रेन का पलटवार। हमले में रूस का MLRS नष्ट हो गया है। रूस का TOS-1A धमाके में जल गया। अवदिव्का में पिछले 30 दिनों से जारी है जंग यूक्रेन और रूस के बीच। जैसे हालात हैं उससे लग रहा है अब पुतिन जल्द ही यूक्रेन फतह कर लेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तबाही का दौर यूक्रेन जीत के बाद रुक जाएगा या फिर पुतिन इससे आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब 71 साल पहले के उस दौर में है जब रूसी शासक जोसेफ स्टालिन ने अपनी विध्वंसकारी जिद पूरी करने के लिए रूस को विनाश की आग में झोंक दिया था। तो क्या रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या स्टालिन का देखा ख्वाब पूरा करने के चक्कर में पुतिन रूस को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक रहे हैं?
इतनी तबाही, इतना ज़लज़ला, इतनी बर्बादी, इतना विनाश। पुतिन के लिए काफी नहीं। अगर पश्चिमी देश सोच रहे हैं कि पुतिन का आक्रोश यूक्रेन के दमन के बाद खत्म हो जाएगा, तो वो बड़ी गलतफहमी में है। पुतिन जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसे स्टालिन रूट कहा जा रहा है, और दुनिया जानती है कि स्टालिन जैसे शासक की डिक्शनरी में रहम और दया जैसे कोई शब्द नहीं थे। बस था तो जीत का जुनून, फिर चाहे कितनी भी तबाही क्यों न मचे। पुतिन जानते हैं कि घर में पनप रहे आक्रोश को और दुश्मनों को कैसे कुचला जा सकता है, फिर चाहे रास्ता कितना भी हिंसक क्यों ना हो। 71 साल पहले सोवियत संघ पर राज करने वाले जोसेफ स्टालिन भी ऐसे ही थे। वो भी विरोधियों के दमन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही वजह है कि पुतिन ने स्टालिन के वक्त की एक एजेंसी को फिर से ताकत दी है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त स्टालिन के लिए जासूसी किया करती थी। उस एजेंसी का नाम है स्मर्श, जिसे फिर से पुनर्गठित किया गया है। स्मर्श को 1941 में स्टालिन ने बनाया था। इसका काम स्टालिन के खिलाफ जासूसी कर रहे लोगों को पकड़ना था, साथ ही कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ असंतुष्टों पर नजर रखना था। हालांकि इसे 1946 में भंग कर दिया गया था। स्मर्श द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, जबकि पुतिन ने इसे यूक्रेन युद्ध के बीच बनाया है। पुतिन ने इस एजेंसी को फिर से जिंदा करके स्टालिन जैसे कार्यशैली की याद दिला दी है। पुतिन के इस कदम से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पुतिन यूक्रेन से युद्ध को अगले लेवल पर लेकर जाने वाले हैं? क्या पुतिन यूरोपीय देशों की जासूसी कराकर सीक्रेट जानकारी चाहते हैं? पुतिन अपने तमाम विरोधियों को खत्म करना चाहते हैं? क्या पुतिन रूस की सत्ता पर आजीवन रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं? स्टालिन अपने दुश्मनों और विरोधियों को किसी भी सूरत में बख्शते नहीं थे, और पुतिन भी अब ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। पुतिन खुद केजीबी एजेंट रह चुके हैं, इसलिए खुफिया जानकारी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है, ये उन्हें बखूबी पता है। एक बड़ी तैयारी में जुटे हैं और जानकारी तो यह भी है कि सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बेलारूस भेज दिए गए हैं, और इसका खुलासा खुद 1 महीने पहले बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने किया था। दरअसल पुतिन भी भाप चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में घिरे अमेरिका को पटखनी देने का एक मौका बन सकता है, अगर इस बीच यूक्रेन का संपूर्ण संहार किया जा सके। और जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसी दिशा में चीजें आ रही हैं। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद पुतिन ने नए टारगेट सेट कर लिए हैं, जिसमें पुतिन के प्राइम टारगेट लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, स्वीडन और फिनलैंड है। इसके बाद पोलैंड पर भी रूस हमला कर सकता है। स्वीडन की तरफ से ऐसी आशंका भी जताई गई है। सालेन में नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्वीडिश अधिकारियों ने कैबिनेट मिनिस्टर फोरम के सामने यह बात उठाई कि मॉस्को के टारगेट पर स्वीडन आ चुका है। विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने बताया, स्वीडन को नेटो की सदस्यता हर हाल में मिलनी चाहिए। हम 200 साल में पहली बार अपनी रक्षा नीति में बदलाव कर रहे हैं। रूस एक गंभीर धमकी बनता जा रहा है, भविष्य में वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पूरी कैबिनेट का जोर इसी बात पर था कि रूस हमें युद्ध में घसीटना चाहता है, जैसे वो बाल्टिक देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। यही वजह है कि स्वीडन बाल्टिक देशों को मदद पहुंचा रहा है। 800 स्वीडिश सैनिक लातविया भेजे गए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 2000 किया जाएगा। यहां तक कि तुर्की से हथियार खरीद पर भी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। दरअसल स्वीडन तभी से बेहद घबराया हुआ है जब से रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की है। पुतिन ठीक उसी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं जैसे 71 साल पहले रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने खुद को हिटलर से भी बड़ा जताने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो हिटलर बड़ा बन पाया और स्टालिन का गुरूर भी पश्चिमी देशों ने तोड़ दिया था।
स्टालिन जैसे पुतिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझिए। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ को सर्वशक्तिमान बनाने की चाहत रखते थे, जबकि पुतिन रूस को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। इतिहास में स्टालिन का नाम एक क्रूर तानाशाह के तौर पर दर्ज है, जबकि नेटो पुतिन को तानाशाह कहता रहा है। स्टालिन ने देशभक्ति की अलख जगाकर सत्ता हासिल की। इसी तरह पुतिन ने राष्ट्रवाद के सहारे सत्ता हासिल की। स्टालिन ने खुद को लेनिन का वारिस बताया, जबकि पुतिन की कार्यशैली स्टालिन जैसी है। स्टालिन ने रूसी सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका। पुतिन पर रूस को यूक्रेन से युद्ध थोपने का आरोप लगा है। स्टालिन ने 1941 में ज़ापोरिज्जिया बांध उड़ाया था। पुतिन ने 2023 में नोवा काखोव्का बांध उड़ाकर भारी तबाही मचाई। स्टालिन ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, जबकि पुतिन भी सारे फैसले खुद लेने लगे। स्टालिन ने सुप्रीम संसद बनाकर सरकार को कंट्रोल किया। पुतिन शुरुआत से ही सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए हैं। स्टालिन ने अपने विरोधियों को जेल में ठूसा। पुतिन ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कराया। स्टालिन पर दुश्मनों को रास्ते से हटाने का आरोप लगा। पुतिन पर दुश्मनों को जहर देकर मरवाने का आरोप लगता रहा है। स्टालिन रशियन सीक्रेट पुलिस के जरिए जासूसी कराते थे, जबकि केजीबी और एफएसबी एजेंट पुतिन के जरिए जासूसी करते रहे हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में आक्रोश पनप रहा है। पुतिन की युद्ध नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों को जबरन गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जा रहा है। इसके अलावा पुतिन के विरोधियों की अचानक से मौत हो रही है, जबकि पुतिन पर युद्ध का भूत सवार है। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जब स्टालिन काल में रूस अकाल से कराह रहा था, जबकि स्टालिन सोवियत संघ को परमाणु महाशक्ति बनाने का सपना देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने विरोध करने वाले 13 सोवियत नेताओं को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। यानी साम्यवाद की आड़ में बड़ा खेल चल रहा था, जबकि पुतिन के दौर में राष्ट्रवाद हावी है, जिसे पश्चिमी ताकत सत्ता पर बने रहने का हथियार मानते हैं। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा ने कुछ दिन पहले कहा था, पुतिन जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर और सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पुतिन एक खतरे से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार हैं। दरअसल पुतिन चाहते हैं कि वो सोवियत काल के दौर में रूस को लेकर जाएं। तब सोवियत संघ में आज के कई स्वतंत्र देश शामिल हुआ करते थे। और उस वक्त सोवियत संघ में रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को मिलाकर 15 स्टेट शामिल थे। अब पुतिन अपनी इसी जिद के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये यूक्रेन युद्ध में आज के हालात से समझा जा सकता है। हो सकता है हिटलर या स्टालिन से पुतिन की तुलना नेटो देशों का प्रोपेगेंडा हो, लेकिन इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पुतिन भी उसी तरह रूस में लोकप्रिय रहे हैं, जैसे एक वक्त में स्टालिन और हिटलर थे, लेकिन बाद के दिनों में उनकी खनक से दुनिया वाकिफ हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेनी फौज का ड्रोन से हमला, रूस के सैनिकों को इसके जरिए निशाना बनाया गया। रिहायशी मकान को ठिकाना बनाया हुआ था रूसी सैनिकों ने, जिसको उड़ा दिया। इस ड्रोन हमले में रूस के सैनिकों पर यह हमला किया गया। यूक्रेन द्वारा रिहायशी मकान में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। सिर्फ 20 दिन का ही बम गोला बारूद यूक्रेन की सेना के पास बचा है, यानी बमुश्किल यूक्रेनी फौज रूस के सामने 20 दिन तक ही टिक सकती है। इसके बाद यूक्रेन का सरेंडर करना तय है, क्योंकि बिना हथियार, बिना सैन्य साजो सामान यूक्रेन युद्ध कैसे लड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के मददगारों की फहरिस्त काफी लंबी है। अमेरिका और नेटो समेत यूरोपियन यूनियन के कई देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। बावजूद इसके यूक्रेन वेपन क्राइसिस से क्यों जूझ रहा है? इसकी वजह है यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर नेटो देशों में तकरार, यूरोपियन यूनियन से बढ़ती रार। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन की जंगी सनत ने यूक्रेन का क्या हश्र किया, ये अब पूरी दुनिया देख चुकी है।
बीते 2 साल से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। मगर अब यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां पुतिन का एक भी दांव यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बेहद ही सन्न कर देने वाली है। आखिर क्या है ये जान लीजिए। मसलन ज़ेलेंस्की की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के पास 20 दिन का ही गोला बारूद बचा है। नाटो देशों ने हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। सैन्य मदद को लेकर नाटो और ईयू में तकरार बढ़ी। जी हां, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साल 2024 के आगाज के साथ ही जंग में यूक्रेन की सेना बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वेपन क्राइसिस। असल में यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की भारी किल्लत हो चुकी है। जिसके चलते वो रूसी हमले का पलटवार नहीं कर पा रहे। मगर हथियारों की यही कमी यूक्रेन के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज हथियारों की खातिर पश्चिमी देशों पर निर्भर है। मगर इसी बीच यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर नाटो और यूरोपियन यूनियन में तकरार बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों, ये जानने के लिए आप इस बयान को सुनिए। रूस के खिलाफ जंग में अब तक यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जर्मनी सबसे आगे रहा है, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। लेकिन अगर बात यूरोपियन यूनियन की करें तो उनकी तरफ से जितनी भी मदद यूक्रेन की गई उसमें आधे से ज्यादा मदद अकेले जर्मनी ने की है। ईयू के बाकी सदस्यों को भी आगे आकर कीव की मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते साल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि 20 से ज्यादा नाटो देशों के हथियार खत्म हो चुके हैं, जिसके चलते नाटो कंट्री ने उस वक्त यूक्रेन को वेपन की सप्लाई रोक दी थी। मगर अमेरिका के दखल के बाद नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देने पर सहमति जताई। मगर इस बार विवाद नाटो में नहीं बल्कि नाटो और यूरोपियन यूनियन में बढ़ा है। जर्मनी का आरोप है कि नाटो तो यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है, लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है, मगर यूरोपियन यूनियन के देश मदद के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब तक किस देश ने यूक्रेन की कितनी सैन्य मदद की, कौन ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा मददगार बना। किसने सबसे ज्यादा हथियार दिए। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन को सैन्य मदद करने वाले देशों से जुड़ा आंकड़ा पेश किया है, जो 24 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक के बीच का है। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन की सेना को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का मिलिट्री पैकेज दिया है, जबकि यूरोपियन यूनियन संस्था ने यूक्रेन को महज 50,000 करोड़ की ही सैन्य मदद की है। हैरानी की बात यह है कि यूरोप में ही मौजूद नेटो का अहम सदस्य जर्मनी अब तक 1.50 लाख करोड़ का मिलिट्री पैकेज यूक्रेन को दे चुका है। यानी यूरोपियन यूनियन से की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा पैसे दिए गए हैं जर्मनी द्वारा।
वहीं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ब्रिटेन ने अब तक यूक्रेनी सेना को 60,000 करोड़ की सैन्य मदद की है। इसके अलावा नॉर्वे करीब 36,000 करोड़ का सैन्य पैकेज यूक्रेन को सौंप चुका है। डेनमार्क भी करीब 35,000 करोड़ का मिलिट्री साजो सामान यूक्रेन की सेना को दे चुका है। वहीं यूक्रेन का पड़ोसी और नेटो का अहम सदस्य पोलैंड भी करीब 30,000 करोड़ की सैन्य मदद अब तक यूक्रेन को कर चुका है। सबसे आखिर में बात नीदरलैंड की करते हैं, जो करीब 25,000 करोड़ का मिलिट्री पैकेज यूक्रेन को दे चुका है। अमेरिका को छोड़ दे तो यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो यूक्रेन की सैन्य मदद में जर्मनी के बराबर या आसपास दिखाई दे रहा है। और शायद यही बात अब जर्मनी को खाई जा रही है, क्योंकि यूक्रेन की मदद का दावा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आंकड़े इस बात की साफ साफ तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन को छोड़कर हर किसी का दावा हवा हवाई है। वैसे भी रूस यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध काफी लंबा खिंच चुका है। इस युद्ध की सबसे खास बात यह थी कि रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के आगे यूक्रेन अब तक टिका हुआ था। और उसके हर हमले का जवाब भी दे रहा था। लेकिन यह संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि यूक्रेन के साथ सुपर पावर अमेरिका और नाटो के साथ यूरोपियन यूनियन के कई देश खड़े थे, जो लगातार यूक्रेन को टैंक, तोपें, गोला बारूद, मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और डिफेंस सिस्टम मुहैया करा रहे थे। मगर अब यूक्रेन का वेपन क्राइसिस उसके लिए श्राप और पुतिन के लिए वरदान साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन हथियारों के लिए पश्चिमी देशों से गुहार लगा रहा है, बम गोला बारूद के लिए झोली फैला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन वॉर जोन में नए विनाशकों को झोंकने की तैयारी में जुट गए। आखिर कौन कौन से हैं पुतिन के वो गेम चेंजर हथियार, ये भी जान लीजिए। पुतिन का गेम चेंजर हथियार नंबर 1, T-80 BVM फ्लाइंग टैंक। पुतिन का गेम चेंजर हथियार नंबर 2, रूसाक FPV ड्रोन। पुतिन का गेम चेंजर हथियार नंबर 3, चाइका कामिकाजी ड्रोन। पुतिन का गेम चेंजर हथियार नंबर 4, जुरावली UAV कैरियर। इस बार पुतिन ने यूक्रेन की युद्ध नीति को अपनाते हुए तमाम तरह के कामिकाजी UAV यानी आत्मघाती ड्रोन और जमीन पर जंग के लिए अपग्रेडेड टैंक को वॉर जोन में उतारा है, ताकि जमीन से लेकर आसमान तक रूसी सेना का विस्फोटक प्रहार जारी रहे और पुतिन का यूक्रेन जीतने का ख्वाब पूरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला हुआ। ओरियोल के तेल डिपो में यह धमाका हुआ है। यूक्रेन से 170 किलोमीटर दूर है ओरियोल, जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। 170 किलोमीटर यूक्रेन से दूर रूस में यह हमला किया गया है। ओरियोल के तेल डिपो में धमाका हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि ड्रोन के जरिए रूस के इस ऑयल डिपो पर हमला किया गया। पुतिन की तमाम कोशिशों के बावजूद क्रीमिया सुरक्षित नहीं रह सका और यूक्रेन को हमले में कई बार कामयाबी हासिल हुई। क्रीमिया पर बार बार हमले होने की वजह से पुतिन ने क्रीमिया की सुरक्षा के लिए नई रणनीति बनाई है। क्रीमिया के साथ ही काला सागर में भी नेटो की हर साजिश का माकूल जवाब देने की तैयारी है। क्रीमिया की किलेबंदी करने वाली नौसेना की टुकड़ी ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अभ्यास की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा दावा यह है कि नेटो के हमले से निपटने के लिए परमाणु हथियारों की भी सीक्रेट तरीके से तैनाती कर दी गई है। सील हो जाएगा समंदर, आसमान बनेगा भेंट।
क्रीमिया की किलेबंदी करने के नए मिशन की शुरुआत इन धमाकों के साथ हुई। रशियन नेवी अभ्यास कर रही है। हवा में उड़ने वाले ड्रोन पर सटीक निशाना लगाने की प्रैक्टिस चल रही है। लहरों में तैरने वाले यूक्रेन के मरीन ड्रोन को तलाश कर खत्म करने के लिए मशीनों की टेस्टिंग चल रही है। रूस की रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि क्रीमिया की सुरक्षा में ब्लैक सी फ्लीट की एक खास टुकड़ी लगा दी गई है। युद्धपोत को ड्रोन पर हमले के लिए सक्षम बनाया गया है। पानी में तैरने वाले ड्रोन को खत्म करने का अभ्यास चल रहा है। यूक्रेन ने अब तक सेवेस्तोपोल या ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करने के लिए रात के अंधेरे का फायदा उठाया था। इसीलिए रूस की नेवी ने खास तौर से रात के अंधेरे में ड्रोन के हमले को नाकाम करने का अभ्यास किया। पुतिन ने इस बीच ब्लैक सी फ्लीट को हाल में हुए नुकसान की भरपाई भी कर दी। 26 दिसंबर को फियोदोसिया बंदरगाह पर हमला हुआ था। हमले में रोपुचा क्लास नोवोचेर्स्क लैंडिंग जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था। अब पता चला रूस ने इसकी जगह इवान ग्रेन क्लास के लैंडिंग जहाज को तैनात कर दिया है। रूस की इस तैनाती का दावा इस सैटेलाइट इमेज से किया गया है। इसी इमेज में दूसरी तरफ काराकुर्स्क क्लास की बोट भी नजर आ रही है। क्रीमिया की किलेबंदी के लिए ब्लैक सी फ्लीट को काराकुर्स्क सीरीज की बोट दी गई थी। इसके नाम के साथ भले ही बोट शब्द जुड़ा है, लेकिन यह किसी बड़े मिसाइल कैरियर की तरह ही घातक है। हर बोट पर 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल की तैनाती रहती है। बोट पर 76 mm आर्टिलरी गन भी रहती है। इसमें 2 मशीन गन भी लगाई गई। इतना ही नहीं, यह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कॉम्प्लेक्स पेंचर M से भी लैस है। काराकुर्स्क पोर्ट का इस्तेमाल क्रीमिया के आसपास समंदर में गश्त लगाने के लिए किया जा रहा है। आदेश मिलते ही इस बोट से यूक्रेन पर 8 क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से ये किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट को निशाना बना सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ब्लैक सी से यूक्रेन के दक्षिण को पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी में है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन की ब्लैक सी से लगी सीमा पर हमला किया था। ओडेसा से मिकोलेव तक भारी बमबारी की गई। संकेत साफ है कि अब क्रीमिया को सुरक्षित करने के साथ ही रूस यूक्रेन को ब्लैक सी से अलग करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। ब्लैक सी की सीमा बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से लगती है। इनमें से 3 नाटो के सदस्य देश हैं। रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है। रूस ब्लैक सी को यूरोप में अपने प्रवेश के लिए आर्थिक द्वार मानता है। इसकी वजह यह है कि ब्लैक सी के जरिए रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक है। नाटो देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से काला सागर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यही रूस का नेवल बेस भी है। यही वजह है कि नाटो और रूस दोनों इस इलाके में वर्चस्व चाहते हैं। लेकिन रूस इसे कभी पूरा नहीं होने देगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी में अब अपनी घातक पोसाइडन टॉर्पीडो की तैनाती कर दी है। ये पानी के भीतर से हमला करने वाला एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को कई टुकड़ों में बदल कर रख सकता है।
यह रूस का एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो पानी के भीतर से आकर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। हालांकि रूस की सीक्रेट तैनाती को लेकर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि अब क्रीमिया को सुरक्षा कवच देने के साथ ही ब्लैक सी में सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया जा रहा है। क्रीमिया में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय होने के साथ ही कर्च स्ट्रेट ब्रिज है। यूक्रेन इन दोनों अहम ठिकानों पर हमला करने में कामयाब रहा है। यही वजह है कि पुतिन क्रीमिया के लिए नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर हुए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य नेवल बेस सेवास्तोपोल है। इसके अलावा दूसरा नेवल बेस है नोवोरोसिस्क। इन दोनों सैन्य बेस के अलावा दो और पॉइंट हैं जो रूस को ब्लैक सी से जोड़ते हैं। एक है अजोव सागर के तट पर रोस्तोव ऑन डॉन और दूसरा है सोची पोर्ट। रूस ये बखूबी समझ रहा है कि ब्लैक सी फ्लीट को पीछे हटाकर भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास अब लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं और वो ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को तबाह करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। इसीलिए नेवल बेस पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। नोवोरोसिस्क में 8 नए पंचेर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। रोस्तोव ऑन डॉन पर S-400 सिस्टम तैनात हो रहे हैं। सोची पोर्ट पर S-300 सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का मकसद भी काला सागर तक पहुंच बनाना था, लेकिन पुतिन ने अमेरिका की रणनीति को पूरा होने नहीं दिया। अब अमेरिका का ब्लैक सी प्लान अधर में है और जब भी इसे पूरा करने की कोशिश होगी, क्या होगा यूक्रेन में पिछले 23 महीनों से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान में इजराइल ने हमला किया। हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के हवाई सेना का चीफ ढेर कर दिया गया। 2 दिन में 2 बड़े कमांडरों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ की मौत हो गई है। 2 दिन में 2 कमांडरों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। साल 2020 में जिस तरह अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा, ठीक वैसी ही मौत आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को दी है, वो भी दक्षिणी लेबनान में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए। जानते हैं हिजबुल्लाह की स्पेशल एलीट फोर्स का वो कमांडर नसरुल्लाह का बहनोई था। बस फिर क्या, अपने बहनोई की मौत से भड़के नसरुल्लाह ने तेल अवीव को दहन करने की कसम खाई है। क्या पूरा होगा नसरुल्लाह का प्रतिशोध? आप भी देखिए। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से स्ट्राइक की गई। ताबड़तोड़ अंदाज में आत्मघाती ड्रोन दागे गए और इस हमले की चपेट में एक एसयूवी आ गई। दक्षिणी लेबनान के मजदल सल्म कस्बे में जैसे ही इजरायली ड्रोन एसयूवी से टकराया, जोरदार ब्लास्ट हुआ। आसमान में बारूद से सने काले धुएं का गुबार उठने लगा। जानते हैं आईडीएफ के इस हमले में किसकी मौत हुई? हिजबुल्लाह के रडवान कमांडो यूनिट के डेप्यूटी हेड विस्साम अल तवील की। सात अक्टूबर 2022 को इजराइल और हमास के बीच जंग का आगाज हुआ। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह का कोई भी टॉप कमांडर इजरायली हमले में मारा नहीं गया, लेकिन ये पहला मौका था जब आईडीएफ के ड्रोन स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का कोई कमांडर ढेर हुआ है। लेकिन विस्साम अल तवील का ताल्लुक सिर्फ हिजबुल्लाह से ही नहीं था। दरअसल विस्साम अल तवील हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का बहनोई था। हिजबुल्लाह की रडवान कमांडो यूनिट का डेप्यूटी हेड था। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी का भी करीबी रहा था। विस्साम अल तवील के मारे जाने की खबर की पुष्टि खुद हिजबुल्लाह के पीडिया विंग ने की। आपको बता दें, विस्साम अल तवील की मौत की खबर के बाद हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह बौखला गया, क्योंकि विस्साम अल तवील न सिर्फ हिजबुल्लाह की एलीट स्पेशल फोर्स का प्रमुख था, बल्कि नसरुल्लाह के परिवार से भी जुड़ा था। नसरुल्लाह का बहनोई था। बस फिर क्या, हिजबुल्लाह चीफ ने तेल अवीव समेत पूरे इजराइल को दहराने की धमकी दे दी और इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए।
नजरुल्लाह का प्रतिशोध पूरे उफान पर है और अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखता है तो फिर बड़ी अनहोनी की आशंका है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह के हमले में ब्लिंकन पर कोई आंच आती है तो फिर अरब की जंग में अमेरिका सीधे तौर पर एंट्री मारेगा, जिसका मतलब है महातबाही, तीसरे विश्व युद्ध की आहट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू करने के साथ ही इजराइल ने अंदेशा जताया था कि हमास के पास केमिकल हथियार भी हो सकते हैं। अब यह शक सच साबित हुआ है। अक्टूबर में इजराइल ने हमास के लड़ाकों के पास से मिले मैनुअल के आधार पर अब यह दावा किया है। अब इजरायली सेना उस सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हुई है जहां केमिकल हथियारों के जखीरे के साथ ही हथियार बनाने की मशीनें मौजूद हैं। रॉकेट प्रहार का जवाब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। हमास की एंटी टैंक मिसाइल का जवाब भी सेना के पास है, लेकिन हमास के पास एक ऐसा हथियार भी है जिसके प्रहार को रोकना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हमास की ताकत सिर्फ ये रॉकेट नहीं है। हमास के हथियारों के जखीरे में सिर्फ बारूद नहीं है। इजराइल का दावा सच हुआ है और इस बात के सबूत मिले हैं कि हमास केमिकल हथियारों से भी लैस है। खुलासा एक सुरंग की तलाशी के दौरान हुआ। सुरंग के भीतर केमिकल वेपन की बाकायदा फैक्ट्री लगाई गई थी। केमिकल का बड़ा भंडार भी मौजूद था। सुरंग में ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिससे केमिकल्स को मिलाकर उन्हें विध्वंसक बनाया जा रहा था। जितना बड़ा यह इलाका है, यहां रसायन से भरे जितने कंटेनर हैं, उसे देखकर तो यही अंदाजा होता है कि हमास के पास केमिकल हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। और हो सकता है हमास जिन तस्वीरों को दिखाकर इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस के हमले का आरोप लगाता है, वो हमास के केमिकल हथियारों के प्रहार के ही निशान हो। माना जा रहा है कि गाजा में कई केमिकल हथियार की फैक्ट्री हो सकती है। हमास चीन की मदद से केमिकल वेपन बना रहा था। नॉर्थ कोरिया से भी रासायनिक हथियार बनाने में मदद की आशंका है। अब सवाल है कि क्या हमास केमिकल हथियार बनाने में कामयाब हो गया है या फिर अभी सिर्फ कोशिश चल रही है। अगर हमास के पास केमिकल हथियार मौजूद हैं तो इजरायली सैनिकों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इस बीच गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। इस बीच सीज फायर की कोशिशें जारी है। ब्लिंकन फिर इजराइल पहुंचे हैं। ब्लिंकन ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में बातचीत की है, लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इजराइल ने सोमवार को वेस्ट बैंक में अपने सैनिकों पर हमला करने वाले फिलिस्तीनी लड़ाकों पर गोलीबारी की। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के जेनिन में लगातार ऑपरेशन चला रही है।
दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायली फोर्स ने 30 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया था कि आईडीएफ और इजराइल इंटेलिजेंस शिन बेट ने हमास नेता याह्या सिनवार का पता लगा लिया है। गाजा में ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। हमास के ठिकानों का पता लगाने के लिए मोसाद के कई एजेंट तैनात किए गए हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना को पूरा यकीन है कि बंधक जल्द छुड़ा लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।